इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले नंबर पे तो इसके अंदर देखो पहले पढ़ने का तरीका। इंटीग्रेशन में देखो सिंपल पता क्या होता है, इंटीग्रेशन सिंपल ऐसा होता है, किसी को बनाना आता हो तो पहले ऐसे कर दिया करो, फिर ऊपर से घुमा दिया करो ऐसे, फिर नीचे से घुमा दिया करो ऐसे, बन जाएगा सिंपल, ठीक है ना। अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिख रखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसके पढ़ने का तरीका होगा, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मान लो ऐसे लिख रखा है इंटीग्रेशन वाई क्यूब डी वाई, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मान लो ऐसा लिख रखा है कहीं पे, मान लो रूट जेड लिख रखा है कहीं पे, तो बताइए इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसको पढ़ने का तरीका हो जाएगा। नोट कर लो आप इसको, ये आपने नोट कर लिया होगा पहले तो, ठीक है जी। कोई डाउट हो तो बता दो इस बात में, कोई डाउट नहीं है ना, बढ़ते हैं आगे। रूल्स है इसके कुछ। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि अगर कहीं पर x की पावर n लिख रखा है और ये dx है और ऐसे लिख रखा है, यानी x की पावर n को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट, ये आपको जो रिजल्ट है ये रिजल्ट लर्न करना है आपको, कि यहाँ पे x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय में n+1। जैसे मान लो कोई ये कहता है कि x की पावर 4 को इंटीग्रेट करो, x की पावर 4 को, बताइए क्या आंसर आना चाहिए, x की पावर 4+1 डिवाइडेड बाय 4+1, मतलब क्या आएगा बताइए यहाँ पर, ये x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अगर मान लो कोई कहता है कि x की पावर 100 है जैसे dx, बताइए कैसे करोगे इसको, x की पावर 100+1 डिवाइडेड बाय में 100+1, मतलब क्या आएगा बताइए यहाँ पे, ये x की पावर 101 डिवाइडेड बाय में 101। कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को। कोई डाउट है किसी के मन में? सुनो, मान लो कोई ये कहते हैं कि रफ कॉपी में लिखना फास्ट लिखना है तो ठीक है ना, आपके पास 2 ऑप्शन है फेयर में लिखने का, क्योंकि ना एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चे जो मुझे लिखते हुए दिखते हैं तो मेरी स्पीड कम पड़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है लिखने तो इनको आराम से, और वो लिख रहे होते हैं फेयर में बना बना के। मैं अब यानी मैं आपकी स्पीड देखूंगा ही नहीं, ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आपको नहीं समझ में आया तो मुझे रोक दो, फिर मैं जितनी मर्जी स्लो स्पीड करनी पड़ जाए मैं करूंगा। लिखने की वजह से स्पीड कम हो रही है तो वो गलत बात है, वो भी ड्रॉपर बैच में सोचने वाली बात है। तो आपको करना क्या है, या तो रफ में लिखो स्पीडली, ठीक है ना। हम लोग तो स्पीडली लिखते थे रफ कॉपी में, जितना टीचर ने लिखा उससे भी मुझे तो डबल ट्रिपल लिखना होता था, ठीक है ना, क्योंकि टीचर पता नहीं बहुत सारी बात बोल देते थे और वो लिखते थे नहीं बोर्ड पे, तो लिखनी होती थी वो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अपने पास फोन रखो, इसकी फोटो खींचते रहो खटाक खटाक, ठीक है ना। आप जैसे ये लगता है कि यार मतलब सर इसको ना हटाने वाले, तुरंत फोटो खींच लो उसकी, घर जाके बाद में लिख लेना, दोनों ऑप्शन आपके पास, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मान लो मैं ये कह दूं आपको कि x की पावर -6 है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो बताइए क्या लिखोगे इसको, x की पावर -6+1 डिवाइडेड बाय में -6+1, ऐसा लिखोगे आप। बताइए कितना आएगा यहाँ पर, ये x की पावर -5 डिवाइडेड बाय में -5, ठीक है ना। इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स, मतलब मान लो इसको करना है आपको, क्या करोगे बताइए इस केस में, इसको करोगे आप। पहली बात तो रूट रहते रहते इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता, रूट रहते रहते। और कई बोलते हैं कि सर देखो रूट एक्स का, कई सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि सर 1/2 रूट एक्स होगा, यार वो तो डिफरेंशिएशन था, रूट एक्स का क्या होता है, वो तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 रूट एक्स याद कर लेते हैं बस, रूट एक्स दिखाने के 1/2 रूट एक्स, यार वो तो डिफरेंशिएशन था भाई। तो इसके अंदर पता क्या करोगे आप, इसको x की पावर 1/2 लिखोगे पहले तो, और अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है इसका, अभी तो रूट को ठीक किया है, ठीक है ना। बच्चों को लगता है इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे क्या करोगे बताइए उसके बाद, x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, यानी क्या आएगा यहाँ पर, ये x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय में 3/2 लिखोगे आप इसको,
हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा आप सुन लो, मान लो मैं आपको ये कहूँ कि यार 1 बाय में एक्स की पावर 3/2 है, 1 बाय एक्स की पावर 3/2 dx है। सुनो आप, नीचे रहते रहते कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, आपको इसको ऊपर लेके ही आना पड़ेगा, ऊपर लाने के बाद ही इंटीग्रेशन होता है। आप इसको पहले ऊपर लेके आओ, आप इसको लिखोगे एक्स की पावर -3/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आप क्या लिखोगे बताइए इस केस के अंदर? एक्स की पावर -3/2 + 1 डिवाइड बाई -3/2 + 1। सॉल्व करो, कितना बनेगा ये? एक्स की पावर -1/2 डिवाइड बाई -1/2। ठीक है, बस सॉल्व कर लो इसको यार, और बस इतना ही आगे वैसे आंसर आ चुका है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी सही आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है ना, इसको नीचे ले जाओ आप, और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो ये माइनस साइन तो आगे ये मतलब यहाँ लगा लो आगे, तो यहाँ पर ये 2 को ऊपर ले लो आप। ठीक है ना, चलो एक बार, तो ये 1/2 और ये एक्स की पावर -1/2 तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? एक्स की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा। इस 2 को ऊपर ले जा सकते हो, इसको लिख सकते हो वैसे 2 में एक्स की पावर 1/2 माइनस का, इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस का 2/√x, ऐसा भी लिख सकते हो। ये मैंने क्यों लिख के दिखाया है? क्योंकि कई बार आंसर इस फॉर्मेट में दे रखा होता है, बच्चा ये बोलता है कि सर मेरा तो आंसर नहीं आया, ठीक है ना, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, मेरा तो डाउट है। तो यार वो फॉर्मेट है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अच्छा, किसी बच्चों को इस टाइप की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा नीट के लायक नहीं है। नीट के लायक तो बच्चा वो वाला मतलब इसमें, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना यार, ये तो कैलकुलेशन है, ट्रिक का बस एक पता है जिसको वो कर देगा, नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात ये है। जो बच्चे यूपीएससी क्लियर करते हैं ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ के, उनको ऐसी चीज़ थोड़ी, ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी ना कर पाते हैं वो, ठीक है ना, उनको ध्यान, उनको पता ही नहीं होता और वो यूपीएससी क्लियर कर देते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा उनको दिमाग नहीं है, वो क्लियर नहीं कर सकते, उन्होंने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ रखा होता, फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है, ये तो बस एक वे है, बस वे पता लग गया, बात खत्म। मैथ्स की छोटी छोटी बात ना आना इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर मेहनत करो उसके ऊपर तो छोटी छोटी बातें तो 5 दिन में सीख जाओगे आप, ठीक है ना, उनसे थोड़ा ना मतलब जो है कुछ फर्क पड़ता है। अब सुनो अगली बात, ये आप इसके ऊपर लेकिन एनर्जी लगानी पड़ेगी, इनके बिना काम चलेगा नहीं, लेकिन ठीक है ना, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो। अच्छा अब सुनो, ये आपको पता लगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अभी मैंने सिर्फ रूल नंबर 1 सिखाया आपको। रूल नंबर 1 तो पता लग गया आपको कि एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई में n+1। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ पे ये पहला रूल था जी, ये तो दिमाग में सेट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना, ये फॉर्मूला सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस हमने कर ली। अब आ जाओ रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या होता है? सुनो, इसके अंदर आपको लिखना है ku dx इंटीग्रेशन। इसमें k कोई कांस्टेंट नंबर है और u कोई टर्म है, जैसे x² x³ x⁴ इस तरीके से u यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन है, जैसे x⁴ भी हो सकता है, ये x⁴ भी हो सकता है, और k यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है। इस केस के अंदर आप इसको लिख सकते हो, k को बाहर ले लो आप, u dx इंटीग्रेशन। दिस रूल इज सेम एज इन द डिफरेंशिएशन। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये वाला रूल उसमें और इसमें सेम था, आइडेंटिकल है। उसमें भी अगर किसी एक्सप्रेशन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसमें भी बाहर ले सकते थे और इसमें भी आप बाहर ले सकते हो, राइट। तो इसके अंदर जो है ना, ये रूल आपको याद रखना है यार। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ भाई, ठीक है ना, ये बॉक्स में बंद हो गया, ये लो। यस, कोई शक है किसी को इस बात में? इस तरीके के जो बॉक्सेस हैं वो बहुत सारे बनने वाले हैं, ठीक है ना, टोटल 1400 बॉक्सेस बन जाएंगे इस टाइप के। और ये वाले जो बॉक्सेस हैं, शुरू में लगता है ये आसान है, ये बॉक्सेस तो कर लेंगे, याद नहीं होते एंड तक चलते चलते, फिर इनको अप्लाई भी करना आना है, ठीक है ना। फिर हमारे मन में एक डाउट आता है, इन बॉक्सेस से ऐसे सिलेक्शन होना होता है तो सारे ले लेते हैं ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का, ठीक है ना। जो चीज़ हमें आसान लगती है, जो हमसे हो सकती है, वो हमें क्या लगता है, वो तो यार मतलब जो आसान है, जो हो रही है हमसे, यार ये तो आसान है यार, ये मेरे से हो रहा है यार, ये पेपर में थोड़ा ना आएगा, ये नहीं, ये तो आना नहीं है, पेपर में तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना, सीधी सी बात है, ये तो आना नहीं है इसलिए। और जो चीज़ आपसे नहीं हो रही, ये टफ है, ये मेरे से नहीं हो रहा और यही पेपर में आएगा, अब फिर से सिलेक्शन नहीं होना, मतलब सिलेक्शन तो किसी भी हालत में नहीं होना ये जो है ना, मतलब माइंड में जो ये वाले जो थॉट्स है ना, हमारे सबसे बड़े दुश्मन ये है, एक मेडिकल के स्टूडेंट के सबसे बड़े दुश्मन यही है। आप किसी भी बच्चे से जिसका सिलेक्शन उसे पूछ के देखो, कल भी जो अंकित गिल है जिसके 665 कल आया था, कल उसने भी ये बात बोली थी कि मतलब जो मेरी एक तो सबसे बड़ी पता क्या होता था कि बहुत सारे कितना भी पढ़ लो कोई चैप्टर कितना ही पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं
ऐसी चीज़ें आपको जरूर दिखाई दे जाएंगी जो आपको नहीं आती होंगी। ठीक है, मान लो काइनेमेटिक्स से आपने काइनेमेटिक्स 20 दिन पढ़ ली, महीना पढ़ ली, काइनेमेटिक्स में 20 दिन लगने नहीं चाहिए, कभी भी नहीं लगने चाहिए ड्रॉपर बच्चे को खासकर, लेकिन चलो लगा दिए, फिर भी लिमिट से ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपसे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। कितनी प्रैक्टिस कर लेना आप, उनको देख के लगता है यार ये वाला पेपर में आ गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो रह जाऊंगा, फिर सिलेक्शन नहीं होना मेरा, तो ये पेपर में आ गया तो। हमें जो चीज़ आती होती है हम उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, जो नहीं आती है काम करूँ मैं पहले आराम से बैठ के काइनेमेटिक्स ही कर लूँ, आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करूँ, कहीं से कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आए मैं पहले तो वो मेरे को आता होना चाहिए काइनेमेटिक्स का। मैंने 20 दिन लगाए और 5 दिन लग जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। फिर 5 दिन भी लगा लोगे फिर आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जो नहीं होंगे, यही आएंगे पेपर में, ये जो मेरे से नहीं हो रहे, यही आएंगे पेपर में जो मेरे से नहीं हो रहे। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर आप जो पीएचडी कर लो यार, एक चैप्टर के अंदर हमें पेपर तो इजी यार, फॉर्मूला हमें सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। आप सीरियस तब हो जब आप उसके फॉर्मूले भी नहीं पता। ठीक है ना, अगर फॉर्मूला भी हमें नहीं पता तो सीरियस होने वाली बात है यार। सारे चैप्टरों के एक पूरे साल के अंदर सारे चैप्टरों के फॉर्मूले पता लग जाए, उनको अप्लाई करना आ जाए, इतना सीखना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये तो फिर तुम सीख ही लेंगे, नहीं ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी नहीं हो पाता। एनीवे, मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तरह तरह के कॉन्सेप्ट, हर चीज़ें करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अजय एक सारी चीज़ें होल्ड नहीं हो पाती बच्चों से। दूसरी सबसे बड़ी कमी रहती है होल्ड ना रख पाना। सीखते रहते हैं हम लोग, सीखते रहते हैं, एक महीने बाद, 15-20 दिन बाद, महीने बाद पूछा जाता है कि पिछले में से पूछा जाता है, किसी को याद नहीं मिलते क्वेश्चन, सारे बच्चे फंस जाते हैं क्लास के। फिर बच्चे क्या सोचते हैं जो थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के हैं, कोई ना ये तो क्या आता तो था ही, मुझे समझ में तो पूरा ही आया था, कर तो लिया था, ये रिवाइज ही करना है, हो जाएगा, सर कह रहे हैं ना नहीं आता ये वो, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा ये। उसको एक बार टाइम देके देखो, फिर से नहीं हो पाता। रिविजन करना, उसको होल्ड करके रखना ही बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये वाली। अगर हम इन सारी चीज़ों को होल्ड करके रखें, ठीक है ना, और करते चले जाएं, होल्ड करके रखते चले जाएं, तो मैं कहता हूं कि आप बहुत पावरफुल बन जाओगे, इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन किसी बच्चे से तो हो जाए और आपसे ना हो, ये हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसने उस चैप्टर पे 2 महीने लगाए हों, आपने 15 दिन लगाए हों। आपने तो उतना ही टाइम लगाया जितना लगाना चाहिए था, 15 दिन लगाने चाहिए थे, 15 दिन लगाया, उसने 2 महीने लगा दिए, वो तो करेगा ही आपसे क्वेश्चन फालतू। कंपटीशन तो तब होगा ना जब पूरा पेपर, पूरे सिलेबस का पेपर सामने आएगा और दोनों बैठेंगे उस पेपर के अंदर। उसको तो आधे चैप्टर ही नहीं आते होंगे और आपको सारे चैप्टरों का सब कुछ पता होगा। ओवरऑल तो मार्क्स आपके आएंगे ना, और वो जिस टाइप का क्वेश्चन उससे हुआ था आपसे नहीं हुआ, वो तो पेपर में ही नहीं आना, वो तो पेपर में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो कहने का मतलब मैं आपको इन सारी बातों से ये बताना चाह रहा हूँ कि नीट क्लियर करना, सबसे पहले तो अगर दिमाग में ये बात रहेगी कि नीट टफ है तो नहीं होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, कोई बच्चा इसलिए कोचिंग ले रहा है कि यार नीट तो शायद ही हो, BMS में गवर्नमेंट पुलिस तो मिल ही जाएगा, ड्रॉप कर लूँ कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, पहले से ठीक नंबर आ जाएंगे, तो उसका वहाँ भी नहीं होना, बता दे रहा हूँ, जो ये सोच के बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अपना टारगेट छोटा बना लिया। टारगेट छोटा बना लिया तो उस केस के अंदर क्या होगा कि वो उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा, और उसके टारगेट के अकॉर्डिंग भी नहीं होगा उससे, फिर उसमें भी रहेगा, होगा तो नीट ही क्लियर होगा ना, तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये मान के चलो आप, क्योंकि नीट क्लियर करने के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर इतना टफ पेपर होता तो 720 में 720 थोड़े ना लोगों के आते यार, 720 में 720 आ रहे हैं, AMC कट ऑफ 715 जा रही है, 715 से ऊपर वाला जो बच्चा वो AMC में जा रहा है, सोचने वाली बात है। वो कैसे आ गए? AMC में कितनी 150 सीटें होंगी मेरे ख्याल से, 300 है 150 है, 300 बच्चों के नंबर 715 से ऊपर हैं, सोचने वाली बात है। तो यार अगर टफ होता, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ी ना है, और लगते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो एक बार मेरे सामने ले आओ, मैं 2-4 बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ना हिल जाए तो, और ले रखे उसमें से 715, फिर भी वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा आराम से, कहीं ना कहीं नहीं, आराम से फंस जाएगा बहुत। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको इससे कि भाई आप जो ना बस एक सिस्टमेटिक तरीके से करते जाओ, इसको याद करते जाओ जो बोर्ड पे करवाया गया है, ठीक है ना, इसको लिखते जाओ, इसको स्टोर करते जाओ आप, और पिछला रिवाइज करते जाओ। तो मैं कह रहा हूँ कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो और बहुत ज़्यादा मेहनती ना हो, चाहे वो डेली 2 घंटे फिजिक्स पढ़ सकता है, 2 घंटे तो जरूरी है, सर मैं तो टोटली 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, उसका तरीका बताओ। उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है।
और कई 2 घंटे, पता है सर वो मैंने क्लास को मिला के बोला था 1.5 घंटा तो क्लास का हो गया सर मेरा, मैं पढ़ता आधा घंटा सीखता हूँ, उसका भी कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे सेल्फ स्टडी और पर सब्जेक्ट की बात हो रही है 2 घंटे, वो अगर आप करने वाले हो, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी बात, आप इस बात पे खड़े उतरते हो कि 2 घंटे सेल्फ स्टडी में कर लूँगा, भले ही कितने भी कमज़ोर हो। दूसरा, मैं मतलब जो ना पहले कि जितना टीचर ने पढ़ाया तीनों सब्जेक्ट्स के, वो पहले मैं हर चीज़ पहले वो करूँगा। इवन मेरे को पिछला रिवाइज करना हो तो मैं वो करूँगा पहले। जिस दिन मेरे को लगे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाला, हाँ एक्स्ट्रा कर लूँगा, लेकिन पहले उस टीचर का करवाया, पिछला अगला जो भी वो मुझे एक एक चीज़ आती होनी चाहिए, ठीक है ना। इस केस के अंदर तो फिर नंबर 2 बात ये वाली। और नंबर 3 बात, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि मैंने टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि टेस्ट अगर नहीं दिया फिर बाद में उस टेस्ट को सोल्व करते हो तो इतना अच्छे से कभी भी नहीं हो पाएगा, वो इतना दिमाग में कभी नहीं बैठेगा। क्लास छोड़ दी, फिर 2 DPP छोड़ दी, फिर 2 DPP इकट्ठी कर रहे हो आप, अगर आप सिंसियर रहते हो तो मैं कहता हूँ हो नहीं सकता कि आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाए, मतलब ही नहीं है। कंडीशन आपसे कितनी भी कमज़ोर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो इस पे आते हैं हम लोग। के यू डी एक्स इंटीग्रल, इसका के को बाहर ले लिया आपने, यू डी एक्स इंटीग्रल लिख सकते हो, ये रूल नंबर 2 है। यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, इसके को आपने बाहर लेके कर सकते हो। जैसे कि मान लो सपोज ये लिख रखा है 3, सपोज यहाँ पे जो है ना 3x² dx, इसको इंटीग्रेट करना आपको, तो क्या करोगे बताइए। इस केस के अंदर 3 को बाहर ले लिया आपने, कि कॉन्स्टेंट नंबर था, मल्टीप्लाई में था, ये 3 जो है ना वो मल्टीप्लाई में है, तो 3 अगर मल्टीप्लाई में तो आप इसको बाहर ले सकते हो। आप 3 को बाहर ले लो, क्या लिखोगे बताइए इसको, x² dx, तो क्या लिखोगे बताइए उसके बाद। यार 3 कॉन्स्टेंट नंबर था, बाहर ले लिया, तो क्या लिखोगे 3 इंटू में x³ डिवाइडेड बाई में 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर आएगा इसका, x³ आंसर आएगा। समझ में आ गई बात आपको। अब सुनो अगली बात। अगली बात ये है यार, ये कॉन्स्टेंट बाहर लेके कर सकते हो, सीधी सी बात। रूल नंबर 2 यही था, ठीक है ना। रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 में कुछ नहीं है। रूल नंबर 3, ये भी डिफरेंशिएशन जैसा ही रूल है। नेक्स्ट रूल कर रहे हैं हम लोग, रूल नंबर 3, u प्लस माइनस बी डी एक्स, इसको करना है। क्या करोगे बताइए यहाँ पे, u डी एक्स इंटीग्रल प्लस माइनस, क्या लिखोगे बताइए उसके बाद वी डी एक्स इंटीग्रल, ये किया आपने। इसके अंदर जो है ना ये आ जाएगा आपके पास। इसके अंदर यहाँ जो भी साइन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि x² 3x² प्लस 4x dx इंटीग्रल, ये करना है, तो आप इनको सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। करिए आप इनको सेपरेट कर दो और फिर इंटीग्रेट करना आपको। करिए आप इसको, यहाँ पे क्या लिखोगे 3x² dx, फिर यहाँ प्लस साइन आएगा, यहाँ भी प्लस साइन आ गया, फिर यहाँ पे लिखोगे 4x dx इंटीग्रल, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे 3x³/3, ये वाला कितना आ जाएगा बताइए 4x²/2। आंसर क्या आएगा इसका, x³ प्लस में 2x²। ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। ये नेक्स्ट रूल समझो आप, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो dx का इंटीग्रेशन होता है वो x के बराबर होता है, जो dy का इंटीग्रेशन होता है वो y के बराबर होता है, और जो dz का इंटीग्रेशन होता है वो z के बराबर होता है। इसका प्रूफ भी कर देता हूँ मैं भी, ठीक है ना। यहाँ पे इसका प्रूफ क्या है सुन लो आप, कि dx का इंटीग्रेशन x होगा, dy का इंटीग्रेशन y होगा, dz का इंटीग्रेशन z होगा। इस बात का प्रूफ सुन लो क्या है। जैसे कोई ये कहता है कि सर dx का इंटीग्रेशन करके दिखाओ जी, तो आप इसको लिख सकते हो 1dx, लिख सकते हो आप इसको 1dx। 1 को क्या लिख सकते हो बताइए x⁻0 dx, फिर लिखोगे इसको x⁻0 + 1 डिवाइडेड बाई में 0 + 1, क्या आंसर आएगा यहाँ से x आ जाएगा भाई। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y और dz का इंटीग्रेशन z होता है, ठीक है जी। अब सुन लो अगली बात।
नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये है कि यार एक बात बताओ, हमने डिफरेंशिएशन में याद किया था ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कोस एक्स। तो पता है क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या एक दूसरे के, यार अगला रूल यही है, ठीक है ना, लिखो आप, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज reverse process of differentiation। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा अब सुनो कैसे, देखो आप एक बात बताओ, मैं आपको अगर ये कह दूं 3x², रुको, मान लो मैंने आपको ये कह दिया भाई x की पावर 3 है, इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा बताइए इसका, 3x² आ जाएगा। अगर आप 3x² को इंटीग्रेट करोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करने से जो आंसर आएगा उस आंसर को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो वहीं पर पहुंच जाओगे। करके देखो आप, 3x² को करो इंटीग्रेट करो, आप करो 3x² को इंटीग्रेट करना, आपको कितना आएगा बताइए यहाँ पर, ये 3 को बाहर ले लो, x² dx, तो कितना आएगा यहाँ पे बताइए, 3x³ डिवाइडेड बाई में 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर आ गया, फिर वापस वहीं पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए इंटीग्रेट करके, इसलिए इसका रिवर्स प्रोसेस है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुन लो, ये रूल पता लग गया आपको, रूल नंबर 5। अब सुन लो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 सुनो आप। यार एक बात बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, और साइन एक्स का हो जाएगा, देखो साइन एक्स का क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का माइनस साइन लगेगा, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही था, कोस एक्स के डिफरेंशिएशन में आया था माइनस साइन एक्स, तो माइनस आया था उसमें, तो इसमें माइनस आएगा। फिर उसमें साइन का जब डिफरेंशिएशन किया था प्लस कोस एक्स आया था, तो उसमें प्लस था पूरी इक्वेशन में, तो इसमें पूरी इक्वेशन में प्लस है ना। उसमें था कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे साइन का क्या आएगा, माइनस कोस। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, यही ज़्यादातर यूज होते हैं दोनों इंटीग्रेशन में, वो साइन को लेके बच्चों में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात बताइए, ln x का क्या था, ln x का log x का मतलब क्या था, 1/x था ना, तो यहाँ पे 1/x को अगर इंटीग्रेट करोगे तो वही log x ही आएगा। अच्छा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e टू द पावर x आएगा। अच्छा tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको ये वाली, कोई डाउट है किसी को। अगला रूल ये रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 समझ में आ गया होगा सभी को। रूल नंबर 7, हाउ टू पुट लिमिट्स। रूल नंबर 7 है, ये पहले तो लिख लिया हो यार आपने। अब एक काम करो, ये 6 के 6 रूल, अभी मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। रूल नंबर 7 है हाउ टू पुट लिमिट्स, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ फिजिक्स में डायरेक्ट यूज़ कैसे होता है वो बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ और रूल्स करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये 6 रूल्स याद कर दो अभी इसी वक्त। टाइम मिल रहा है आपको 1 मिनट का। करिए आप।
या तो होगी आपको यार। चलो सुनो, बताइए आप, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स आएगा, माइनस कोस एक्स आएगा, बिल्कुल। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा। 10 आप बताओ मुझे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? और dy का, dz का, ठीक। इंटीग्रेशन k u dx, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठीक है, k को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन u dx। हाँ जी आप बताओ, इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v dx। आप बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का कितना आएगा? बेटा वाले दो तो हो गए थे, तीसरे वाला पूछेंगे सर, और तीसरे वाले का आंसर तो 10x था। क्या कह रहे हो? साइन एक्स का क्या आएगा? माइनस कोस एक्स आएगा, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड स्क्वायर एक्स का क्या आएगा? 1/x का क्या आएगा? log x आएगा। हाँ जी, e टू द पावर x का क्या आएगा? ठीक है। कोस एक्स का क्या आएगा भाई? साइन एक्स का क्या आएगा? साइन एक्स का क्या आएगा? हैं? माइनस कोस एक्स, ठीक है। आप बताओ 10x का, सॉरी सेकेंड स्क्वायर x का 10x। आपको सर आप 10x का इंटीग्रेशन आपने बताया नहीं, जरूरत नहीं है यार, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे अगर जरूरत होती तो मुझे आज याद होता भी, मुझे खुद भी याद नहीं है। इसका आंसर वैसे ऐसा कुछ आता है 1/√x² + 1, ऐसा कुछ आता है, कुछ ऐसा आता है। जरूरत नहीं है यार 1/1 + x², शायद ऐसा ना हो, ऐसा कुछ करके कभी जरूरत ही नहीं पड़ी फिजिक्स में, ठीक है ना। तो कहाँ से याद होएगा ये बताओ आप? तो मैंने करवाना ही छोड़ दिया उसको, पहले करवाते थे। हाँ जी बताओ आप मुझे, साइन एक्स का, कोस एक्स का बताओ। माइनस साइन एक्स, साइन एक्स आएगा, ठीक है। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगला लिखो भाई, अगला रूल को कौन सा है? ये रूल नंबर 7। इसका नाम है कुछ, इसका नाम है, पहले वाला को तो रूल नाम भी नहीं था, इसका नाम है हाउ टू पुट लिमिट्स। जैसे कि मान लो अगर कोई ये कह दे 3x² है, x = 1 से लेकर x = 2 तक इंटीग्रेट करो। इसको कैसे करोगे सुनो आप। पहले तो देखो ये लिमिट है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं बताइए? अपर लिमिट। अभी 3x² का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट भी डालनी है बाद में। पहले इंटीग्रेशन कर दो आराम से, लिमिट सबसे लास्ट में डलेंगी, और वो कैसे डलेंगी मैं बताऊंगा आपको। पहले 3x², 3 को बाहर ले लो आप, इंटीग्रेशन x² dx करो आप, लिमिट को साथ साथ रखो। अभी x = 1 से लेकर x = 2 तक पहले इंटीग्रेशन कर लो आराम से। 3 x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए? x³/3, x = 1 से लेकर x = 2 तक। 3 को बाहर ले लो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ लिखा, कहाँ से कहाँ तक? अच्छा कॉन्स्टेंट को बाहर ले सकते हो, ठीक है ना। 1 से लेकर 2 तक, पहले x की जगह लिखोगे 2 का क्यूब, x से 2 डालोगे, फिर माइनस साइन अपनी मर्जी से लगाओगे, फिर लिखोगे 1 का क्यूब, कितना आएगा बताइए? पहले अपर लिमिट डालते हैं हम लोग, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस साइन अपनी मर्जी से लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। और फिर क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। एक बात बताओ, चलो आप एक बात बताओ मुझे ना, पहले क्या होता था कि गूगल मैप पे ना, मतलब जैसे करना क्या, जो गूगल मैप होता है सबको पता होगा, गूगल मैप पे ना मुझे यूज़ नहीं करना आता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि उसके अंदर मान लो दिल्ली डाल दो तो सीधा दिल्ली तक की डिस्टेंस दिखा देगा और रास्ता दिखा देगा। ये नया नया आया था तब की बात। उसके अंदर रोहतक डाल लो तो रोहतक की डिस्टेंस दिखा देगा वो। मान लो मुझे ये देखना था कि रोहतक से लेके दिल्ली तक की डिस्टेंस क्या होगी। मैं बैठा हूँ कहाँ पर हूँ? हिसार में, और मुझे डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की देखनी है? रोहतक से लेके दिल्ली तक की। और किसके थ्रू देखनी है? गूगल मैप के थ्रू। तो पता क्या करता था, पहले अपर लिमिट डालता था। अपर लिमिट क्या है? दिल्ली। यहाँ से ज़्यादा दूर कौन है? दिल्ली है। तो पहले उसमें लिखा था दिल्ली, यहाँ से दिल्ली तक की डिस्टेंस देखता था 160 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं उसके अंदर क्या डालूंगा? यहाँ से रोहतक,
रोहतक की डिस्टेंस आ गई 100 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है। यहाँ से दिल्ली 160, यहाँ से रोहतक कितना 100 किलोमीटर। फिर मैं क्या लेता था दोनों का डिफरेंस। तो मुझे क्या पता लग गया बताइए, मुझे क्या पता लग गया, रोहतक से लेके दिल्ली तक की डिस्टेंस। शायद गूगल मैप अभी भी यही ऐसे ही करना पड़ेगा गूगल मैप के थ्रू। तो गूगल पे डालोगे तो उनसे आ जाता है, गूगल पे डालो डिस्टेंस पता लग जाता है गूगल मैप से डायरेक्ट, रोहतक टू दिल्ली ऐसे पता लग जाएगा। गूगल पे तो पता लग जाएगा, गूगल मैप का नहीं पता। चलो ठीक है। अब मान लो इसके अंदर पहले क्या डाली आपने, अपर लिमिट, यहाँ से ज़्यादा दूर है। फिर क्या डाला आपने, लोअर लिमिट, ठीक है ना। फिर क्या लोगे, दोनों का डिफरेंस। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करो 1 से लेके 2 तक। तो पहले 2 पुट कर दिया x की जगह, फिर माइनस साइन लगाया, फिर क्या पुट कर दिया x की जगह 1। माइनस साइन क्यों लगाया, इसका रीजन पता लग गया होगा, क्योंकि मतलब 2 डालने का मतलब है 0 से लेके 2 तक की वैल्यू बता रहे हो उसकी। आप 2 डालने का मतलब क्या है, 0 से लेके 2 तक की। मैं देखो यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब 0 से लेके ये कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। ये कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन हो रहा है। और 1 डालने का मतलब क्या है, 0 से लेकर 1 तक का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो 1 से 2 करना है, तो दोनों का क्या कर दिया आपने, डिफरेंस कर दिया। अरे बात समझ आ रही कि नहीं। पहले अपर लिमिट डालनी है, फिर माइनस साइन अपनी मर्जी से लगाना है, ठीक है ना। और फिर लोअर लिमिट डालनी है, आंसर आ जाएगा आपके पास। और क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो इसका आंसर तो आएगा 8 - 1, क्या आंसर आएगा बताइए, 7। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। सपोज मैं ये कह दूं 4x³, ठीक है ना। इंटीग्रेट करना है भाई, x इक्वल टू 0 से, या x एक काम करो आप 0 रहने दो यार, 1 से लेके x इक्वल टू 3 तक कर दो आप, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 से लेके 3 तक करो, करिए सॉल्व 1 से 3। हो गया, गुड। सुनो करते हैं इसको, क्या करके बताइए इसमें। 4 को बाहर ले लो यार, x³ का इंटीग्रेशन करना है पहले, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, इनको साथ साथ रखो भाई लिमिट्स को। यहाँ पे बताइए क्या लिखोगे आप इसको, x³ का क्या आएगा, x⁴/4, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक है। 4 कहाँ से कर दिया यार, ये 3 था, ये भी 3 है। अब इसमें ना लिमिट पुट किए बगैर ही 4 को बाहर ले सकते हो। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर अब ये 4 क्या कांस्टेंट है, क्या ब्रैकेट से बाहर ले इसको। हाँ ले सकते हो, कांस्टेंट नंबर को ले सकते हो। तो बाहर लोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, x⁴ कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। पहले क्या करोगे, अपर लिमिट डालो 3 की पावर 4, माइनस साइन घर से 1 की पावर 4, सॉल्व करो कितना बनेगा, 81 - 1 कितना बनेगा, 80 आंसर आ गया। ये कर लेंगे आप इस टाइप से क्वेश्चंस को। ये कोई डाउट है किसी के मन में। अब सुन लो अगला रूल। ये रूल नंबर कौन सा था, हाउ टू पुट लिमिट्स वाला, रूल नंबर 8 और 9 इकट्ठे ही हैं। तो को पता है क्या यार, एक होता है टाइम, t4 टाइम, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, x4 डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको ना s भी लिखा जाता है, s, तो x लिख दो चाहे s लिख दो, कोई बात नहीं। v4 वेलोसिटी, a4, मैं आपको एक बार तो यही वेरिएबल होते हैं ये चारों ही। काइनेमेटिक्स चल रही है अभी, काइनेमेटिक्स चलेगी, मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर क्या है कि यही 4 वेरिएबल होंगे, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आज 11th में क्या हो रहा था कि एक इक्वेशन लिखी हुई थी, v = v0t
प्लस में ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब ऐसा करके लिखा हुआ था। एक्सेलरेशन कुछ निकालना था इसमें, मैंने इसमें ना इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। डिफरेंशिएट किया तो इसको ना मतलब इसको ना वी नोट ए और बी को मैंने कांस्टेंट मान लिया और कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट किया। एक दो बच्चे अड़के सर आपने कांस्टेंट लिख कहाँ रखा है इसमें कि तीनों कांस्टेंट आपने मान कैसे लिया कि ये वी नोट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, अगर ये भी वेरिएबल हुए तो ठीक है ना। ये कंफ्यूजन रहा एक दो क्वेश्चनों तक लगातार। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में 4 ही वेरिएबल होते हैं, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और ये वी नोड है तो नोड लग गया। नोड किसी के आगे लग जाए तो वो एक कांस्टेंट को डिनोट करता है हमेशा ही, कभी भी देख लेना आप। एप्सिलॉन नोट होता है जैसे एप्सिलॉन नोट, ये मतलब कांस्टेंट वैल्यू है यार। म्यू नोड क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है। नोड तो यार पहली बात तो वो कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, पहली बात तो ये। ऊपर से ए बी सी ऐसा कुछ आ जाए, समझ आ रहे, पी क्यू आर ऐसा कुछ करके आ जाए। और ऊपर से यार वेरिएबल 2 ही होंगे ज्यादा ज्यादा इक्वेशन में यार, काइनेमेटिक्स में ज्यादा कितने वेरिएबल होंगे? 2। एक वी वेलोसिटी वेरिएबल है और एक टाइम टी वेरिएबल है। यार इतने ज्यादा वेरिएबल देके करेगा क्या सर? उसको ये वाला ए वेरिएबल हो, अरे भाई अगर ए भी वेरिएबल हुआ तो 3 वेरिएबल होगी इक्वेशन में, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। 2 ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी क्या होंगे? कांस्टेंट। तो यार एक तो काइनेमेटिक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 वेरिएबल आएंगे इक्वेशन के अंदर यार, और ये यही वेरिएबल होते हैं 4 बस। वी नोट यहाँ पे उससे वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट ही है। वी नोट वेलोसिटी हो नहीं सकता, या फिर टी नहीं होगा ये, या फिर टी नहीं होगा इसमें, ये वेलोसिटी हो नहीं सकता, ठीक है ना। या वी नोट अगर वेलोसिटी है, अगर वी नोट अगर वेलोसिटी है तो यहाँ पे टी नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो डायमेंशन मैच नहीं करेगी ना। डायमेंशन मैच करना जरूरी, डायमेंशन भी सिखाएंगे आपको, ठीक है जी। खैर मैं आपको क्या बताना चाह रहा था इस बात से कि ये 4 ही वेरिएबल होते हैं काइनेमेटिक्स में भी। अभी काइनेमेटिक्स चलेगी उसमें 4 ही वेरिएबल आएंगे, टी फॉर टाइम, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी फॉर वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन, ये 4 ही वेरिएबल होंगे। अब सुनो रूल क्या होता है, समझो आप। रूल क्या है? रूल ये है भाई कि कल मैंने बताया था कि इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा v, और v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा a। अब इसका उल्टा सही भी है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर इसको इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा। एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आती है। समझ आ रहा है आपको? सुन आप, यहाँ पे वेलोसिटी को लिख सकते हो ए डी टी इंटीग्रल, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी। और ये बताइए वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट कर दो आप तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो क्या आ जाएगी आपके पास? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये रूल्स हैं यार, 2 रूल्स ये वाले हो गए। ये रूल नंबर 8 है, ये रूल नंबर 9 है। ये दोनों रूल्स याद रखने आपको, ठीक है ना। ये रूल नंबर 8 है कि एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी आती है, ठीक है ना। और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आती है। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। ये नहीं पता तो समझ लो सब कुछ गोल है, एक और ड्रॉप लेने की जरूरत है फिर। ये फैक्ट बात है। ये बात मान लो नवंबर दिसंबर में किसी पूछे ना पता हो तो समझ लो भी काम से गए बच्चे। इसके अंदर इसके ऊपर टाइम, एनर्जी, ये जब तक टिप्स पे नहीं आ जाएगा ना तो फिजिक्स की शुरुआत वहाँ से होती है जब ये टिप्स पे आ जाता है सारा का सारा। इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये टिप्स पे लेना जरूरी है। एकदम से हम पहली रैंक लेने के चक्कर में, ऑल इंडिया 1 लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, नंबर आते हैं 4 फिर। क्या है कि अब देखो मैं आपको मैंने बच्चों कल लास्ट ड्रॉपर बैच की बात है, मैंने कहा यार एटलीस्ट पहले ये करो। कोई एक बच्ची थी वो डाउट लेने आई, पता नहीं कहाँ से बुक बाग लेके। मैंने उससे पहले बेसिक पॉइंट पूछे, ये वाले जो मैं क्लास में कराता हूँ, ये जो चीज़ 4 बार बोली जाती है उसको नहीं पता थे। मैंने उसको कहा कि भाई पहले ये कर, तू मेरे से कहीं से भी डाउट पूछ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बुक से और कैसे भी टफ से टफ क्वेश्चन मैं करूँगा, ठीक है ना। मुझे हर चीज़ आती है, हर चीज़ आप मुझे चेक करके देख लेना। और कोई चीज़ नहीं भी आती होगी ना मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझे नहीं आता, मैं कल बताऊँगा आपको, अच्छे से बताऊँगा बहुत अच्छे से, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सॉलिड होगा वो एकदम से, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये वाली, आकाश का, एलन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मेरे वाला कंटेंट आता होना चाहिए। कहती नहीं सर इनसे क्या होएगा, ये तो मतलब ऐसे नहीं, मतलब जो ना सर मेरे से टेस्ट में मेरे नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रही, और ये करूँगी तो ये होगा सर। मैंने कहा ठीक है कर लेना, फिर पहले ये तो
और मैंने कहा ये कर लेगी ना तो 120 तो पहली बात तो मिनिमम मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर कैसा भी आ जाए 120 तो फिर भी आएंगे। सब ये पता, बेसिक पॉइंट भी पता हो तो डीपीपी को छोड़ दो, कतनी से 120 में ऐसे कैसे, क्या मतलब। उसने यहाँ से छोड़ ही दिया, फिर बीच में इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। रीजन क्या बताया उसने, रीजन उसका ये था कि मेरे को 120 नहीं लेने, मेरे को 180 में से 180 लेने हैं। बायो वाले टीचर को बताया उसने कि सर तो ये बोल रहे थे 120 आएंगे, मुझे तो 180 में से 180 चाहिए। नंबर उसके पता नहीं कितने, 20-30 नंबर होंगे मुश्किल से, पता किया मैंने। ऐसी चलती बात मैंने तो क्या पता किया, ऐसी बात सामने आ गई कि 20-22 नंबर होंगे बस मुश्किल से। तो कहने का मतलब यार सीधी सी बात ये है, आप ले लो 180 में से 180, मैं आपके साथ हूँ, 120 का जुगाड़ करके। समझ में आ रही है बात आपको? पहले 120 का जुगाड़ करके, और 120 का जुगाड़ करने में टाइम एनर्जी नहीं लगती, ठीक है ना। 150 का जुगाड़, 120 नहीं 150 आ जाएंगे। 150 का जुगाड़ करके 180 का जुगाड़ बनाओ। 150 का जुगाड़ किए बिना 180 का जुगाड़ बनाने लग गए तो 80 भी नहीं आते फिर। और 150 का जुगाड़ बनाने में जितनी एनर्जी और टाइम लगता है उससे डबल टाइम और डबल एनर्जी लगेगी 150 से 180 पहुंचाने में। वो मुश्किल है थोड़ा सा, उसमें टाइम एनर्जी सब कुछ ज़्यादा लगता है। तो कहने का मतलब ये वाली चीज़ें, और अभी मैं इन पे जोर लगा रहा हूँ, बाद में तो चीज़ें ऐसे हो जाएंगी क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स का, एक नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली इन चीज़ों से। तो ये तो बिल्कुल ही जीरो चल रहा है अभी, एक नेक्स्ट लेवल का। लेकिन वो नेक्स्ट लेवल भी ईजी तब लगेगा जब ये वाली चीज़ें टिप्स में होंगी। समझ में आ रही है? ये सारी बातें मैं 1-2-4 बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कमजोर हैं थोड़े से, सबके लिए नहीं बोल रहा, बाकी को तो आती होंगी ये सारी चीज़ें। खैर बात समझ में आ गई होगी आपको कि एक्सेलरेशन का टाइम, और ये तो ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। मैं ये बोल दूँ कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन बताओ इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो आपको तुरंत बोलना है यार कि एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी आती है। मैं बोल दूँ कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताओ इंटीग्रेशन की फॉर्म में, आपको तुरंत बोलना है वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से टाइम के रिस्पेक्ट में वो भी क्या आती है, उससे डिस्प्लेसमेंट आती है। मैं बोल दूँ कि डिफरेंशिएशन की फॉर्म में बताओ, तो आपको बोलना है कि ए होता है dv बाई dt। ए क्या होता है बताइए, जो मैंने कल की क्लास में करवाया था। और v क्या होता है बताइए, dx बाई dt। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही आपको? कोई शक है किसी को इसमें? ये दोनों रूल्स पता लग गए। अब सुनो, मैं इसे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ 1-2, फिर आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू दी है आपको 4t क्यूब माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 8t प्लस 2, ये एक्स रिलेशन दिया हुआ है। आपको बताना है फाइंड x एट t इक्वल टू 1, दूसरा v एट v t रिलेशन बताना है आपको, ठीक है ना भाई। v t रिलेशन बताना है, ठीक है। तीसरा बताना है v एट t इक्वल टू 1, ठीक है। चौथा बताना है ए टी रिलेशन, पांचवा बताइए ए एट टी इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। करिए इसको। डिफरेंस दिया क्या यार? सॉरी, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का गलती से लिखा गया यार, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का देना था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये नहीं करना आपको। एक्सेलरेशन दिया हुआ है इस बार 3t - 4, ये दिया हुआ है। इसके अंदर आपको बताना है क्या है, सुनो आप। पहला तो ए बताना है एट t इक्वल टू 1, ठीक है, या t इक्वल टू बता दो चलो। दूसरा वी टी रिलेशन बताना है, तीसरा आपको बताना है v एट t इक्वल टू 1, v एट t इक्वल टू 1। चौथा बताना है ए टी रिलेशन। पांचवा क्या बताना है, सॉरी एक्स टी रिलेशन है। एक्स टी रिलेशन बताना था आपको। एक आपको बताना है एक्स एट टी इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये 5 बातों के जवाब दो आप। करिए इसको सॉल्व।
1 मिनट का टाइम और मिल रहा है भाई। ठीक करते हैं इसको। एटी रिलेशन ए बताना टी इक्वल टू पे, पहला पार्ट करना है। इसी में यार ये एटी रिलेशन है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा किस लिए गया, ताकि ये पता लगे कि ये एटी रिलेशन है, एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन है। कोई भी टाइम की वैल्यू पुट करोगे उसका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। टाइम की वैल्यू 2 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन वो लगा आ जाएगा 2 के हिसाब से। 3 पुट करोगे 3 आ जाएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब इंटीग्रेशन के बिना नहीं दिए जा सकते। इसलिए इंटीग्रेशन जो है ना, वो ये जो टॉपिक था ये टूल इसलिए बना है। समझ देखो क्या था कि इंटीग्रेशन कब यूज हो रहा है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनी है, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, v इक्वल टू स्ट्रेट लाइन मोशन की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो तीनों ही नहीं लगेंगे। फिर क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन लगता है, डिफरेंशिएशन लगता है। फिर आगे बात समझ में आपको। सुन आप एक बात बताओ, वर्क डन का, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है वर्क निकालने का, किसी फोर्स की वजह से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फॉर्मूला तब बना है जब फोर्स कांस्टेंट हो। फोर्स जब फोर्स भी वेरी करने लग गया डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, इंटीग्रेशन होएगा यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एफ डी एक्स इंटीग्रेशन होएगा, इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। ये फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, फोर्स इंटू, ये तब लगता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो एफ डी टी इंटीग्रल लग जाएगा। फिर समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है, एक होता है जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है ओपीएल। किसी को पता है क्या, बेसिक फॉर्मूला है, क्या होता है, एन इंटू ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होता है। ये तब वैलिड होता है जब एन की वैल्यू जो है ना, पूरे एक स्लैब है उसका एन हर जगह एक जैसा हो, एक जैसे मटेरियल की बनी हो। अगर एन वेरिएबल हुआ तो इसमें भी ये ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ को एक बार dx लिख देंगे में और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एन डी एक्स इंटीग्रल, अगर एन वेरिएबल हो गया तो। मतलब जब यार सुनो आप, जब भी कोई चीज़ आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, सबको पता है। ये फॉर्मूला तब बना है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो क्या करना पड़ेगा, वी डी टी इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जब फॉर्मूला बनता तो किस चीज़ के लिए बताइए, कांस्टेंट के लिए। लेकिन अभी 10वीं तक जितने भी फॉर्मूले थे उसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट थी, लेकिन उसमें से एक चीज़ बदलने लगे, एक चीज़ बदलने लगे तो किसका यूज होगा, इंटीग्रेशन का यूज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। सुनो, मान लो एक बार, इस क्वेश्चन का मुद्दा नहीं है, मुद्दा इंटीग्रेशन का है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप बिना इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत टाइम लगा दोगे, और इंटीग्रेशन से तुरंत हो जाएगा। करके क्वेश्चन क्या, पहले ये समझो आप। मुद्दा, ये क्वेश्चन तो आसान है, मुद्दा इंटीग्रेशन हुआ क्यों, यूज कहां हो रहा है इंटीग्रेशन, मुद्दा इस बात का है। सुनो आप,
नाम आपका? जैस्मिन। जैस्मिन ने, मैंने जैस्मिन को कहा जैस्मिन डेली एक टेस्ट देना आपको। जैस्मिन कहती कोई बात नहीं सर दे देंगे। और वो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट था जिसमें जितने मर्जी नंबर लिए जा सकते हैं, हजारों नंबर भी लिए जा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब उसमें ना हजार हजार नंबर के क्वेश्चन भी थे, ठीक है, ऐसा टेस्ट था कुछ। ये पहले दिन टेस्ट देने आई, इसने पहले टेस्ट में पहले दिन इसने नंबर लिया 1। कितने नंबर आए? 1, पहले T1 पहले टेस्ट में, ठीक। रुको यार, एक बार एग्जाम्पल ऐसा सोचने दो। ठीक है, सोच लिया। दूसरे दिन उसके जो नंबर आते हैं वो आते हैं 4। रुको, एग्जाम्पल अच्छा नहीं बना तो बेकार हो जाएगा सब कुछ। ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है पहले, रुको देता हूँ, रुको एक बार सोचने दो। रुको, मान लो देखो ये नंबर ले रही है, पता है किस पैटर्न पे ले रही है? ये नंबर ले रही है n+2 n+1 n+2 और मल्टीप्लाई बाय n। सपोज इस पैटर्न पे ले रही है नंबर, यानी कि पहले दिन आई तो उसने जो है ना, उसने कितने नंबर लिए? 1+2 कितना हो जाएगा? 1+2 की वैल्यू 3, 3 × 1 कितना आ जाएगा? 3। ये तो पहले टेस्ट में लिए। दूसरे दिन टेस्ट पे कितने लिए? 2+2, 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। तीसरे दिन कितने नंबर लिए बताइए उसने? 3 और 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15 आएगा। चौथे दिन कितने टेस्ट लिए? कितने नंबर लिए चौथे दिन? 4 + 2 6, 6 × 4 24। मैं कहता हूं इन सब को 100 टेस्ट दिए इसने। कितने टेस्ट दिए? 100। 100 के 100 टेस्टों का टोटल स्कोर कितना था? 100 के 100 टेस्टों का टोटल नेट स्कोर करके बताओ आप मुझे। पता आप क्या करोगे? आपके पास एक ही तरीका, अगर बिना इंटीग्रेशन के करते हो तो हर टेस्ट के पहले निकाल लोगे, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, 100 तक, और फिर सबको जोड़ोगे। इसके अलावा कोई और तरीका तो बता दो। नहीं है ना कोई और तरीका? ये इंटीग्रेशन से तुरंत हो जाएगा। इंटीग्रेशन देखो तुरंत कैसे होगा ये क्या? n² + 2n है ना ये, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट ही कर दो आप, ठीक है ना। dn किस कहाँ से कहाँ तक बताइए? 1 से लेके 100 तक इंटीग्रेट करो। कितना आएगा ये? n³ / 3 प्लस में 2n² / 2 और कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके, पहले अपर लिमिट डाल लो, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डाल दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, हो सकता है मैंने इसके अंदर कोई टेक्निकल एरर ना कर दी हो, मतलब क्वेश्चन देने में और उसका करने में, बट आप समझ गए आप इंटीग्रेशन का यूज कहाँ हो रहा है। कोई चीज़ बदल रही है टाइम के साथ साथ, वेरिएबल है, और वेरिएबल और एक यूनिफॉर्म रेट से एक यूनिफॉर्म एक प्रॉपर पैटर्न पे बदल रही है, वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। ये भी एक पैटर्न ही तो है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी, अचानक कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा। एक दिन आगे नंबर 100, एक दिन नंबर आगे 4, एक दिन नंबर आगे 400, फिर अगले दिन नंबर आगे -3। यार कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा यहाँ पे, तो अजीब पैटर्न है। उसकी कोई इक्वेशन बनाने लगा, कोई इक्वेशन ही नहीं बनती। वो जो नंबर आ रहे हैं उसको देख के कोई इक्वेशन बनानी, इक्वेशन ही नहीं बन रही, कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा। मतलब वेरिएबल नंबर तो हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। वो तो इंटीग्रेशन से भी नहीं होना। अगर कोई चीज वेरी कर रही हो, कोई चीज बदल रही हो और एक प्रॉपर पैटर्न में बदल रही हो और उन सबको जोड़ना हो फिर, तो उसमें इंटीग्रेशन काम आता है। आगे की बात समझ में आपको, इंटीग्रेशन यूज कहां पर हो रहा है, ठीक है। चलो एनीवे,
अभी सुना आप अगला डिस्कशन इसमें, ये पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे एक रूल और है वो बताना है मुझे। देखिए आप t इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन बताना है, कितना हो जाएगा बताइए। पहला क्वेश्चन 3 इंटू 2 माइनस में 4 कितना आएगा यहाँ पर, ये 6 माइनस 4 कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, सेकंड इसके अंदर वीटी रिलेशन बताना है, क्या आएगा वीटी रिलेशन बताइए। ADT इंटीग्रल क्या करोगे बताइए यहाँ पे 3t माइनस 4 dt, कहाँ से कहाँ तक बताइए, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट तो है ही नहीं मतलब, तो आंसर क्या आएगा बताइए इसका 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस का 4t। तीसरा बताना बताइए VAT इक्वल टू 1, इसमें 1 डाल दो कितना आएगा 3/2 माइनस का 4, कितना आंसर आएगा माइनस का 5/3 बनता है। फोर्थ नेगेटिव में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक्स रिलेशन बताना है, कैसे करोगे बताइए एक्स रिलेशन, इसको भी इंटीग्रेट कर दो आप, इसको इंटीग्रेट करोगे 3/2 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या आएगा माइनस का 4, डी का कितना आएगा यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा एक्स रिलेशन। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 2 4 आ गया, यहाँ पे आएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस का 2t स्क्वायर, टी क्यूब बाय 2 आएगा, सही कह रहे हो आप, टी क्यूब बाय 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये एक्स रिलेशन आ गया। अब t इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू बतानी है आपको, कितनी हो जाएगी, इसमें डालो 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 2 कितना आएगा यहाँ पर, ये -3/2। यार कर लेंगे ना आप, ये किस रूल से हुआ कि a को इंटीग्रेट करने से v आता है और v को इंटीग्रेट करने से x आता है। सुनो, एक होता है टाइम t, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक होता है ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ आ रही है बात आपको, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एक होता है अल्फा, क्या बोलेंगे इसको बताइए, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा बोलते हैं इसको। याद रखिए अल्फा को अगर इंटीग्रेट करते टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है यहाँ से ओमेगा, और ओमेगा टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो क्या आता है बताइए थीटा आता है। एक ये फॉर्मूला है, एक ये वाला है। रूल कितने हो गए थे, 9 हो गए थे क्या, 10 11। अल्फा को इंटीग्रेट करने से ओमेगा आएगा और ओमेगा को इंटीग्रेट करने से थीटा आएगा। अल्फा को इंटीग्रेट करने से क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा को इंटीग्रेट करने से क्या आएगा थीटा आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, ये बातें याद रहेंगी ना आपको। छोटी छोटी बातें कई बार बोली जा रही हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछना होगा मेरे पास, पहले तो मैं यही पूछूंगा आपसे, और ये अभी से याद करना शुरू कर दो ना, तो यहाँ बिठाना शुरू करूँगा अभी 12:30 के बाद, ठीक है ना। यहाँ बुलाया करूँगा मैं आपको यहाँ पे। कल 12th वाले बच्चों के उसकी मम्मी का फ़ोन आएगा ना तो मैं जाने नहीं देता उसको, मम्मी से फ़ोन करवा रहा है। ड्रॉपर बच्चे तो मम्मी पापा से फ़ोन करवा लेना, यहीं बिठाए रखूँगा जब तक नहीं हो गए। मम्मी बार बार फ़ोन पे लगी हुई है, पापा कभी भी नहीं करेंगे, उनको पता है पढ़ रहा होगा हम, ठीक है ना। मम्मी कर देती हैं, मम्मी कहना फ़ोन करके देखो क्या ये कोई मतलब थोड़ा ना 2 घंटे हो गए बैठे हुए, नहीं मम्मी देखो कोई प्लीज मम्मी समझे ना कोई बात नहीं है ऐसे। फिर मम्मी सोचते चल कोई बात नहीं, फिर मम्मी फ़ोन करके बोल रही है नहीं सर वो ज़रूरी काम था। सर मैडम ज़रूरी काम क्या था वैसे से, ज़रूरी काम क्या हो, नहीं सर देखो आज तो सर देखो बहुत ज़रूरी काम है। आप मैंने काम क्या है, एक बार काम बताऊँ क्या है, ऐसे इसका आउटपुट नहीं निकलेगा, आप समझो कि सर आज भेज दो आप, आज एक बार आप समझो। मैंने कहा मैडम मैं सब समझ रहा हूँ चिंता ना करो तो ऐसा ना हो जाए आपके साथ, ठीक है ना। कहीं मम्मी का फ़ोन कराओ आप, ठीक है ना। 12:30 के बाद ये सुनना शुरू करूँगा मैं आपसे, अभी मिलते हैं।